हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 10 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जून 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। कल मैंने 4 और 5 जून का भी वीडियो अपलोड किया था और 9 जून का भी अपलोड किया था। तो पिछले दिनों में जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो सब कवर कराया जाएगा और कराया जा रहा है। आप चैनल पर जा करके बाकी वीडियोज़ देख लीजिए। जो पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी उनकी सारी क्लासेस अपलोड करी जा रही हैं। ठीक है, आज दिन में और 6 और 7 का भी अपलोड हो जाएगा। 8 को संडे था तो इसलिए पूरा कवर हो जाएगा आपका। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग 10 जून का, लेकिन उससे पहले 9 जून का वन लाइनर रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस, ये दोनों ही दिवस 8 जून को मनाए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों दिवस याद रखना। चौथा भारत मध्य एशिया संवाद, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश चुने गए हुए हैं: लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है। ये जून में ही, मिड में होगा, 15 जून को। 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत को भी इनवाइट किया गया है एज ए गेस्ट। ठीक है, तो 51वां संस्करण है, याद रखना। और जापान को पीछे कर जर्मनी 34 वर्षों के बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बन गया है। कल मैंने एक पॉइंट बताया था कि भारत जो है 5वीं इकोनॉमी है। बहुत सारे लोग आप में से कमेंट कर रहे थे कि भारत चौथी इकोनॉमी पहुंच गया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पहुंच गया है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट आ गया था और वो ट्विस्ट का अपडेट दूं इससे पहले मैं घर चला गया था। हुआ क्या कि भारत में एक एक रिपोर्ट आई, उसमें ये बताया गया कि भारत ने जापान को पीछे कर दिया है और भारत बन गया है चौथी इकोनॉमी। जापान आ गया है 5वें नंबर पर। ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलने लगी। भारत के बहुत सारे मिनिस्टर्स, भारत के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो पोस्ट करने लगे, शेयर करने लगे और कंग्रेचुलेट करने लगे। क्वेश्चंस बना, मैंने भी क्वेश्चंस आपको वीडियो में बताया। फिर उसके 2-3 दिन बाद IMF ने क्लियर किया कि देखो भाई, हमारी जो ये रिपोर्ट है ये कह रही है कि अभी बनी नहीं है, इस साल के अंत तक भारत चौथी इकोनॉमी बनेगा। ठीक है ना, तो वो अपडेट जो है कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मैं पोस्ट कर दिया होता तो सही रहता। लेकिन ये याद रखना, बनने वाली है, बस कुछ ही महीनों में बन जाएगी। लेकिन अभी 5वीं ही इकोनॉमी है भारत। ठीक है ना, रियल डेटा यही है। तो उसके बाद फिर काफ़ी मतलब अपोजिशन ने ये बात उठाया भी था, मुद्दा भी उठाया था। चलिए, तो खैर, तो जर्मनी, यहाँ पर ऋणदाता की बात हो रही है। ऋणदाता में जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी ऊपर आ गया। डिटॉल ने आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया MS धोनी को। इसके अलावा जून 2025 में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का सम्मान आचार्य प्रसाद को मिला है। पीयूष चावला जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मई 2025 के लिए दिया गया मोहम्मद वसीम और क्लो ट्रायोन को। क्लियर, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। ठीक है, कल की वीडियो से। अब हम लोग आज के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। पीडीएफ और क्विज वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर दी जा रही है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? जब यहाँ मैं फ्रेंच ओपन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पुरुष एकल की बात कर रहा हूँ, यानी मेंस सिंगल की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि इसमें 5 इवेंट होते हैं। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, इसमें सब में 5-5 इवेंट होते हैं। एक होता है मेंस सिंगल, एक होता है विमेंस सिंगल, फिर मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स, फिर होता है मिक्स डबल्स। तो 5 इवेंट होते हैं। उनमें से जो मेंस सिंगल और विमेंस सिंगल है वो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है, ज़्यादा इसको तवज्जो दी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल खिलाड़ी की प्रतिभा पर आधारित होती है। खैर, फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने मेंस सिंगल का खिताब जीता है। इनके हो गए हैं टोटल 5 ग्रैंड स्लैम। फ्रेंच ओपन क्योंकि एक ग्रैंड स्लैम है, आप जानते हो साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है आपका यूएस ओपन। तो ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है और इसको इन्होंने जीत लिया है। फ्रेंच ओपन किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कमेंट करके बताओ, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ही, तब तक आप कमेंट करके बताइए आंसर। तो कार्लोस अल्कराज के बारे में बात करें तो ये फ्रेंच ओपन के विजेता हो गए हैं। जानिक सिनर को इन्होंने हराया है फाइनल में, यानी वो उप विजेता हैं। कार्लोस अल्कराज पिछली बार भी फ्रेंच ओपन जीते थे, तो लगातार फ्रेंच ओपन का खिताब ये जीत चुके हैं। 5वां ग्रैंड स्लैम है इनका, 2 फ्रेंच ओपन, 2 बार विंबलडन ओपन और 1 बार ये यूएस ओपन जीत चुके हैं। 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन कभी नहीं जीते हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस फ्रांस में होता है।
25 मई से 8 जून तक इस बार आयोजित किया गया। इस बार संस्करण था 124वां। फ्रेंच ओपन ये मई जून में आयोजित होता है, ठीक है ना। और सबसे पहले जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। खैर, अन्य विजेताओं को देख लेते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया 5 इवेंट होते हैं। महिला एकल यानी विमेन सिंगल में कोको गॉफ ने इसको जीत लिया है, और पुरुष युगल में मार्सेला गैनोलर्स और जबालोस ने जीता है। महिला युगल में सारा ईरानी जैस्मीन पाउलिनी ने, मिक्स डबल्स में सारा ईरानी और एंड्रिया वावासोरी ने जीता हुआ है। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी के मैदान पर। ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, इनके कोर्ट के प्रकार, जो मैदान का प्रकार होता है वो अलग अलग होता है, और ये क्वेश्चन भी बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट या रबर के मैदान पर खेला जाता है। इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है या मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। सबसे ज्यादा 14 बार फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, इसीलिए उनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट। इसके बाद होता है विंबलडन ओपन। आपका विंबलडन ओपन जो है ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ग्रीन ग्रास यानी हरी घास के मैदान अगर पूछा जाए तो आप विंबलडन ओपन बताना, और विंबलडन ओपन ही सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। इसके बाद अगर यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन जो है ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह, ठीक है। तो ये मिट्टी का मैदान या ग्रीन ग्रास का मैदान या हार्ड कोर्ट, ये भी याद रखना है आपको। अगला, हाल ही में किसको 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य अभी टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है, टी रविशंकर को। ये आरबीआई में काम कर चुके हैं, आरबीआई के टी रविशंकर। ये 16वें फाइनेंस कमीशन में पार्ट टाइम मेंबर ये नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है 7 जून 2025 को। अब देखो, जो वित्त आयोग होता है उसका गठन अनुच्छेद 280 में के तहत किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है, वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप याद रखना। वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। अब ये क्या करते हैं? रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट देते हैं सरकार को वित्तीय मामलों से रिलेटेड। 31 अक्टूबर 2025 को 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उसके अंशकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इनका नाम याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह, ठीक है। हो सकता है इनका नाम पूछा जाए, लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरविंद पनगड़िया का नाम याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन बन गई है? तो राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त किया गया है, और ऐसा नियुक्त होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कौन? मनीषा पाढ़ी। मनीषा पाढ़ी, आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी जो हैं, ये 2015 बैच की इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर हैं। इनको नियुक्त किया गया है एडे डी कैंप। एडे डी कैंप या एड डी कैंप, ये एक पद होता है जो क्या करता है? कोई राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या सैन्य प्रमुख हो, इनकी सहायता करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। तो ये एडीसी यानी एडे डी कैंप नियुक्त की गई हैं। किसकी नियुक्त की गई हैं? मिजोरम के राज्यपाल की। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कम्भमपति। हरिबाबू कम्भमपति की एडे डी कैंप नियुक्त की गई हैं। अब चूंकि ये ऐसे नियुक्त होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है नियुक्ति। अगला, हाल ही में आयोजित नार्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता? नार्वे शतरंज ये वही शतरंज टूर्नामेंट है जिसमें अभी डी गुकेश ने हरा दिया था मैग्नस कार्लसन को बीच में एक मैच में, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी न्यूज बनी थी, और मैग्नस कार्लसन जो है काफी मतलब पटक वटक करके हाथ निकल गए थे, बहुत ज्यादा आलोचना भी उनकी हुई थी। लेकिन यहाँ पर टूर्नामेंट अब एंड हुआ है, फाइनल किसने जीता है ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, नार्वे शतरंज 2025 का खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने ही, ठीक है। डी गुकेश ने हराया तो था, लेकिन एक मैच में हराया था, फाइनल में नहीं, या कहे ओवरऑल में नहीं। इसमें एक्चुअली में स्कोर होता है, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट्स लास्ट में जाकर बनता है
वो विजेता माना जाता है। ठीक है, वो प्रथम विजेता होता है, दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर जो होता है वो दूसरा विजेता होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि फाइनल मैच है, सेमीफाइनल मैच है, क्वार्टर फाइनल है, ऐसा नहीं। इसमें मैच होते रहते हैं, कई प्रकार के इवेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर उसमें भी स्कोरिंग होता है। खैर, मैग्नस कार्लसन जो है ये ओवरऑल सबसे ज्यादा स्कोर के साथ ये खिताब अपने नाम कर लिए हैं। नॉर्वे के ही ये खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं, और दुनिया में इस समय सबसे टॉप रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं। तो इनको डी कुकेस ने बीच में मैच में एक बार हराया था, और फिर वो काफी ज्यादा न्यूज बनी थी। खैर, डी कुकेस भारत के जो हैं ये तीसरे स्थान पर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा स्थान अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फैबियानो कारुआना का रहा है, और टॉप पर मैग्नस कार्लसन रहे हैं। ये नॉर्वे के ही हैं, नॉर्वे के ही ये खुद रहने वाले हैं। ओके, तो इनकी 7वीं जीत थी, कुल 16 अंक इन्होंने इसमें बनाए हैं। महिला वर्ग में अगर बात करें विमेंस में, तो विमेंस में अन्ना मुजिचुक ये जीती हैं, जो कि कहाँ की हैं, यूक्रेन की। इसमें भी भारत की कोनोरू हम्पी तीसरे ही नंबर पर है, मतलब भारत दोनों ही पुरुष और महिलाओं दोनों में तीसरे तीसरे नंबर पर है। सेकंड पर इसमें लेई टिंजगी है। अच्छा, स्टैटिक जीके की ई बुक आई हुई है, जिन्होंने नहीं लिया है इसको जाकर के ले सकते हैं। एनटीपीसी में सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, और बहुत सारे लोग धन्यवाद भी कह रहे हैं इस ई बुक का। आप लोग भी लीजिए, और एनटीपीसी अगर आपका एग्जाम होने जा रहा है तो आपको इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके हो या लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर हो, लास्ट 1 ईयर के लिए भी मैं करने वाला हूँ कुछ। आपको जो भी हो पाएगा एमजेटी एजुकेशन की तरफ से सहायता दी जाएगी, जिस प्रकार से आप करंट अफेयर भी कवर कर लो, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो और मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे होगे, मॉक टेस्ट में मैंने 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का दिलाया हुआ है, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, खैर, आप देख सकते हो स्टैटिक जीके में ये पूरा कंपाइलेशन है ई बुक में, 32 चैप्टर्स हैं, आप इनको कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से। कौन क्या, लोक नृत्य, सहनाई, वादन, खेल शब्दावलियां, सारा कुछ इसमें दिया गया है, और यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली बन रहे हैं। तो आप समझ लो कि 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 15 क्वेश्चन जीएस में आप ऐसे बना सकते हो। बाकी इतिहास, भूगोल, और वो भी अगर आप जो भी पढ़े रहे होगे तो उससे आप अच्छा खासा 30 तक स्कोर कर सकते हो जीएस में, और जीएस में 40 में से 30 स्कोर करना एक बहुत बड़ी बात होगी एनटीपीसी एग्जाम में। 30 प्लस अगर आप अगर पढ़ने वाले हो तो आप अच्छे से स्कोर कर ले जाओगे। चलिए, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में विझिंजम बंदरगाह, विझिंजम बंदरगाह या विझिंजम पोर्ट, जो कि अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, और साथ ही साथ में ये भारत का पहला डीप बंदरगाह, और ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। एक प्रकार से मतलब ऐसा समझो कि एक हब है, एक पोर्ट्स का हब है, मतलब यहाँ से जो मालवाहक जो शिप हैं वो निकलती हैं, वो छोटे छोटे शिप अन्य तटों पर जाते हैं। अभी तक कोई डीप ट्रांसपोर्ट शिपमेंट वाला ऐसा पोर्ट भारत में नहीं था, ये विजिंजम पोर्ट पहली बार बना है। अभी रिसेंटली ही इसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, और अभी बन भी रहा है, अभी और विस्तारित रूप से ये बनेगा। वहीं पर तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विजिंजम बंदरगाह पर रणनीतिक जेटी का उद्घाटन किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक परमेश शिवमणि के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 76.7 मीटर लंबी है ये, और निकट भविष्य में भारत का पहला ये मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन ही रहा है, विजिंजम पोर्ट। कहां पर है पूछा जाएगा तो आप बताना, केरला के पोर्ट पर। ठीक है, केरल में पड़ता है। अगला, भारतीय जीवन बीमा निगम का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतपाल भानु को। अभी तक सिद्धार्थ मोहंती एमडी और सीईओ हुआ करते थे, अध्यक्ष हैं। सतपाल भानु को अभी अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। आर्टिकल देखिए, सतपाल भानु टेक्स इंतरिम चार्ज एज एलआईसी एमडी एंड सीईओ फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती की जगह पर ही आएंगे 7 जुलाई को, जो रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद अंतरिम नियुक्त किया गया है, तो मतलब 3 महीने में अगर कोई एलआईसी को अध्यक्ष मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो इन्हीं को हो सकता है अध्यक्ष बना दिया जाए। जो भी होगा 3 महीने बाद मैं आपको अपडेट दूंगा ही। खैर, सतपाल भानु जो है ये वर्तमान में 4 एमडी जो है ना, उनमें से सबसे वरिष्ठ एमडी हैं। आप जानते हो एलआईसी हो, एसबीआई हो, आरबीआई हो, इनके एक एक अध्यक्ष होते हैं और 4 एमडी होते हैं। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। उनमें से ही एक एमडी ये थे, सतपाल भानु। अब ये अंतरिम बनाए गए हैं,
तो देखना होगा अध्यक्ष बनते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले सिद्धार्थ मोहंती भी एमडी हुआ करते थे। जब एमआर कुमार अध्यक्ष हुआ करते थे तब इनको प्रमोट किया गया था उनके रिटायरमेंट के बाद। हो सकता है सतपाल भानु ही अगले अध्यक्ष भी बन जाए। खैर, अन्य एमडी की बात करें तो आर दोराई स्वामी हैं और दिनेश पंत हैं। एक स्थान अभी रिक्त है। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला, भारतीय उर्वरक संघ यानी फर्टिलाइजर्स अथॉरिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शैलेश मेहता। शैलेश सी मेहता, इनको इलेक्ट किया गया है एज न्यू फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया चेयरमैन। 40 से अधिक वर्षों का इनके पास अनुभव है। एन सुरेश कृष्णन का स्थान लेने वाले हैं। ये वर्तमान में महाधन एग्रीटेक लिमिटेड का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो अब ये होंगे भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष। अगला, हाल ही में आयोजित यूईएफए राष्ट्रीय लीग चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली टीम ने जीत लिया है, यानी पुर्तगाल की टीम ने जीत लिया है। पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और आप जानते हो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। तो यूईएफए राष्ट्रीय लीग चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने किसको हराया है? स्पेन को हरा करके पुर्तगाल ने ये जीता है खिताब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की पुर्तगाल की दूसरी नेशंस लीग जीत है। इससे पहले 2019 में जीते थे और अभी 2025 में जीते हैं। अच्छा, 2 बार ये जीतने वाले इकलौती टीम है। मतलब अभी तक कोई भी यूईएफए नेशंस लीग 2 बार नहीं जीता था। पुर्तगाल ही पहला टीम बना हुआ है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करके जीत गए हुए हैं। 2 वर्ष के अंतराल पर होता है ये। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक प्रजला कथे ना आत्मकथा निम्न में से किसकी आत्मकथा है? प्रजला कथे ना आत्मकथा, ये पुस्तक, ये आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी है बंडारू दत्तात्रेय जी की। बंडारू दत्तात्रेय के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये हरियाणा के राज्यपाल हैं वर्तमान में। राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो आप याद ही करते हो। तो राज्यपाल हैं ये हरियाणा के वर्तमान में। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, प्रजला कथे ना आत्मकथा। आप जानते हो कि जीवनी जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है किसी के ऊपर। आत्मकथा जो है जो स्वयं से लिखी जाती है, अपनी कहानी। ठीक है, तो ये आत्मकथा है, तो इन्होंने खुद लिखा है। ठीक है, और इसका विमोचन करने गए थे रेवंत रेड्डी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और भी कई मुख्य अतिथि आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पर देखो, रामनाथ कोविंद जी हैं, एम वेंकैया नायडू हैं, उसके बाद फिर इधर चंद्रबाबू नायडू हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बड़े बड़े पर्सनालिटी आए हुए थे इनकी इस पुस्तक का, आत्मकथा का विमोचन करने। ओके, अगला, हाल ही में प्रख्यात विद्वान दाजी पर्णसीकर का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दाजी पर्णसीकर साथियों, ये साहित्य से ये संबंधित थे और लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे। इनका निधन हो गया है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। इन्हें नरहरि विष्णु शास्त्री के नाम से भी जाना जाता था। तो नरहरि विष्णु शास्त्री या कहें कि दाजी पर्णसीकर, इनका निधन हो गया है। ये साहित्य समालोचक, लेखक और विद्वान थे। इन्होंने महाभारत, एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण जैसे महाकाव्यों का प्रखर अध्येता ये थे। ठीक है, तो इनका अभी निधन हो गया है। ये साथियों थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले जो भी करंट अफेयर छूटे थे उनकी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो आएगी और आने वाले दिनों में आपका मई मंथ और अप्रैल मंथ का जो मंथली छूटा हुआ है उसको भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया के किस देश में रामसर साइट्स की अधिकतम संख्या है? तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स भारत में ही है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। आज आपको क्या बताना है, भारत मध्य एशिया संवाद में कितने देश भाग लेते हैं? इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कमेंट करके दोनों का आंसर बताइए आप। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है 9 जून के। ठीक है, तो दोनों का आंसर आप बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।